और अब खबर तफसील से। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान और हुर्रियत क़यादत के साथ मुज़ाकरात की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि अगरचे पाकिस्तान को दिवालियापन का सामना है और हुर्रियत भी एक मजबूत ताकत नहीं है, फिर भी वो ये समझती हैं कि इन स्टेक होल्डर्स को साथ लिए बगैर मसला कश्मीर हल नहीं हो सकता। इल्तिजा ने जम्मू कश्मीर में मुबैना तौर पर बढ़ती हुई बेरोजगारी और बदउनवानी के लिए भी हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जम्मू कश्मीर के नौजवान रोजगार के मौक़े की कमी की वजह से मायूसी का शिकार हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने JKSSB के इम्तिहानात मुनक्किद करने वाले एपटेक के साथ मुआहदा ख़त्म करने का भी मुतालबा किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के इनेकाद का भी मुतालबा किया, क्योंकि अफसरशाही हुक्मरानी की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को मसाइब का सामना करना पड़ा है। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं इल्तिजा मुफ्ती। ये पीडीपी चीफ और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती की डॉटर है। इनसे हम बात करते हैं कई इश्यूज़ पर। मैम, सबसे पहले न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सबसे पहले जानना चाहूँगा एपटेक का जो मसला है, एपटेक का मसला है, उस पर LG एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है कि कोर्ट का जिस तरह आपको पता है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो प्रोसेस है ये ठीक है, एपटेक कंपनी इसको एग्ज़ाम ले सकती है। उसके बाद भी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको ऑब्जेक्शन है, जबकि कोर्ट ने इसमें हरी झंडी दे दी है। क्यों आपको लगता है कि इस पे और प्रोटेस्ट करने की जरूरत है? देखिए, कोर्ट में तो बहुत सारी चीजें सामने आई है ना। ये जो JKSSB उनने खुद कोर्ट के सामने एडमिट किया है कि जो टेंडर के क्लॉजेस थे दे वर चेंज ताकि एपटेक को ये कॉन्ट्रैक्ट मिले, और कोर्ट ने ये कहा है कि इनका कुछ कूलिंग ऑफ पीरियड था जो मई या किसी वक्त खत्म हो गया, तो नाउ बट इट्स अ फैक्ट कि ये कंपनी ब्लैकलिस्टेड है, वो तो एस्टैब्लिश हो चुका है। अब ये बात है कि ये जिस तरीके से जस्टिफाई कर रही है LG एडमिनिस्ट्रेशन, आपको पता है कल इनका कैंडल लाइट विजिल था, स्टूडेंट्स जो ये सारे एपटेक के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, महबूबा जी ने ज्वाइन किया, मैं भी इनके साथ चली। इतना ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद LG एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस क्यों नहीं हो रही है? आप यूथ हैं और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की बेटी है, आपको कैसा लगता है जब आपके पार्टी को ये कहा जाता है कि आप आतंकवादियों का साथ देते हैं, आतंकवादियों के सपोर्टर्स हैं, सॉफ्ट सेपरेटिज्म कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों से आपकी पार्टी को भी बाहर निकलना चाहिए? आपको लगता है कि वक्त चेंज हो गया है और ऐसी चीज़ें अगर कोई कह रहा है उनको आप समझाएंगे और ऐसी पॉलिसीज़, ऐसी पॉलिटिक्स करेंगे कि उस चीज से बाहर निकले? तो जो लोग इतना झूठ बोले, मैं उनको क्यों कुछ अपना प्रूव करूं कि हम क्या है? हम देशद्रोही नहीं हैं, हम पेट्रियोटिक हैं, हम नेशनलिस्टिक हैं। आई एम नॉट गोना प्रूव माई सेल्फ एंड नो वन हैज टू प्रूव देमसेल्व्स। कश्मीर की अगर हम बात करें, आपको क्या लगता है अगर आप कहते हैं कि अलाइनेशन हो रहा है, लेकिन सेंटर कह रही है और स्टेट जो JNK LG एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि हम बहुत सारे ऐसे इकदाम उठा रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ला रहे हैं, इंडस्ट्री यहाँ पे आ रही है, तो वो कह रही है कि इंडस्ट्री आ रही है, बाकी चीज़ें हो रही है, तो आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा है उस पर? वो कहते हैं थोड़ा टाइम दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाए। कौन से स्टेप्स उठा रहे हैं? JCB चला रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स इंपोज किया है, रिक्रूटमेंट धांधली कर रहे हैं, ये स्टेप्स ले रहे हैं क्या? वो तो चाहते ही नहीं है कि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट हो गया वो इसे ब्रिज करें। अगर ब्रिज करना चाहते, अगर विश्वास जीतना चाहते, लोगों का दिल जीतना चाहते, तो विश्वास और प्यार तो आप डंडे से नहीं जीत सकते ना। बीजेपी कहती है कि देखिए इमरान मलिक को, वो क्रिकेट में वो जम्मू कश्मीर का एक मुस्लिम है, हम मुस्लिमों के लिए बहुत सारे, अगर कोई वेलफेयर स्कीम दे रहे हैं तो हर एक को उसका फायदा हो रहा है, तो ये हिंदू मुस्लिम की बात क्यों कर रही है PDP? आपको नहीं लगता आपको भी इस चीज़ से आगे निकलना चाहिए? सबसे पहली बात, आपने वेलफेयर स्कीम्स की बात की, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो HRD मिनिस्ट्री है उसने 2 महीने पहले ही अलीगढ़ मुस्लिम स्कॉलरशिप्स जो होती थी 2-3, जो मार्जिनलाइज माइनॉरिटीज फैमिलीज जो हैं, उनके ब्राइट जो बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स थी, वो स्क्रैप कर दी गई। क्यों स्क्रैप की मुझे नहीं पता। तो जब आप वेलफेयर स्कीम्स की बात करते हैं, उल्टा हो रहा है। जो माइनॉरिटीज के लिए स्कॉलरशिप स्कीम्स थी वो बीजेपी अब खत्म करिए। दूसरी चीज, सर, मैं मुसलमान होने से पहले एक इंसान हूं। अगर आप इंसान के बच्चे नहीं है तो फिर आप मतलब कुछ कह ही नहीं सकते। बट जो हो रहा है, जो जाहिर सी चीज है, मैं उसी को स्टेट कर रही हूँ। मैंने जब पहले इंटरव्यू किया था, जब पहला दिया था पिछले साल, तो आपने कहा था कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए, हुर्रियत लोगों के साथ बातचीत करनी। पाकिस्तान की हालत आपने देखी, वहाँ क्या हालात हैं? वहाँ इमरान खान उनसे लड़ रहा है, भूखमरी की कगार पर पाकिस्तान पहुँच गया है।
यहाँ पे जो हुर्रियत है वो कहीं दिख नहीं रही है, तो बातचीत किससे की जाएगी? Whether it's India, Pakistan, people of Kashmir, they are crucial stakeholders if you want to resolve. अगर आप जम्मू कश्मीर के मसले को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो ये तीनों स्टेक होल्डर्स हैं. अब पाकिस्तान की हालत फाइनेंशियली, आई नो देयर ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी, बट दैट डजंट चेंज द फैक्ट दैट देयर एन इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर. और मैं उनकी स्पोक्स पर्सन नहीं हूं. जब मैं बोलती हूं तो कहा जाता है आप पेट्रियोटिक नहीं है. हम आपको फैक्ट बता रहे हैं. दे आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन. यू विल हैव टू इन्वॉल्व देम. कि आप क्या कब फॉर्मली एक्टिव पॉलिटिक्स में आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चर्चाएं भी हमने सुनी है कि इल्तिजा अब बहुत जल्द एक्टिव पॉलिटिक्स में और एक अच्छे जो पीडीपी में एक अच्छे पोस्ट पे जा रही है. कब से सुन रहे हैं आप ये? 2-3 साल तो हो गए ना. देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ क्या पॉलिटिक्स चल रही है? आप यहाँ का सबसे बड़ा सियासतदान ले लीजिए. जो वो कर रहे हैं और मैं कर रही हूँ उसमें क्या फर्क है? ज्यादा से ज्यादा यहाँ आजकल के जो सियासतदान हैं वो प्रेस स्टेटमेंट दे पाते हैं, ट्वीट कर पाते हैं. उससे ज्यादा वो क्या कर सकते हैं? हालांकि जो पॉलिटिशियन का काम होता है वो सड़कों पे यू हिट द स्ट्रीट्स, यू टॉक फॉर योर पीपल, यू नो. बट यहाँ पे तो कोई पॉलिटिक्स चल ही नहीं रही है. तो मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी क्यूरियोसिटी क्यों है. लेकिन जब और कभी अगर मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करना पड़ेगा तो मैं, आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन. अभी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है. एंड आई थिंक द इश्यू इज बिगर. इट्स नॉट अबाउट व्हेन इल्तिजा विल जॉइन पॉलिटिक्स. अभी जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है. वी शुड बी मोर सेंसिटिव एंड इट शुड बी मोर अबाउट द पीपल. दिस इज नॉट अबाउट मी राइट नाउ. जो फारूक अब्दुल्ला ने, उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे यहाँ जल्दी से जल्द. तो आप भी इलेक्शन की डिमांड करती हैं? अर्ली इलेक्शन. देखिए, एज फार एज द लार्जर इश्यू ऑफ जम्मू कश्मीर इज कंसर्न, इलेक्शन इज नो सोल्यूशन. यहाँ बहुत इलेक्शंस हुए हैं, लेकिन पिछले 4 साल से यहाँ डेमोक्रेसी ऐसे सस्पेंड की गई है दैट इट्स ऑब्वियसली लाइक हार्मिंग पीपल. बिकॉज यहाँ आपके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है. जैसे मैंने आपको कहा, बाबूडम हो गया, पूरे ब्यूरोक्रेट्स एंजॉय कर रहे हैं पावर विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी. सो एट सम पॉइंट दे शुड हैव इलेक्शंस ताकि इनके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हों, अपने एमएलएज हों जो रिस्पॉन्सिबल हों, अकाउंटेबल हों. But is election a long-term solution? Is it the solution for the problem of Jammu and Kashmir? Certainly not. पीडीपी कोशिश कर रही है जम्मू में भी अपनी जनाधार बढ़ाने की, और आपने कोशिश की, आपके जो ग्रैंडफादर थे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, वो भी बहुत कोशिश करते थे. मैडम भी, आपकी महबूबा मुफ्ती भी कर रही है. लेकिन जम्मू में जो तासुर दिया जाता है कि आप कश्मीर सेंट्रिक है, तो आप एक यूथ हैं, आप नई चीज़ों के साथ वाबस्ता, आपका एक्सपोजर ज़्यादा है. तो आपको नहीं लगता है कि जो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिशियंस हैं, जो कश्मीर में पॉलिटिशियंस हैं, उनको अब ये देखना पड़ेगा कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करें, उनके एक्सपेक्टेशन पे, न सिर्फ एक रीजन से कन्फाइन हो? सर, मुझे एक बात बताइए, अगर पीडीपी वाकई में टोटली प्रो मतलब कश्मीर सेंट्रिक होती या कम्युनल होती तो हम भाजपा के साथ गए होते. क्यों गई पीडीपी भाजपा के साथ? क्योंकि उनके पास जम्मू का मैंडेट था, ओवरवेलमिंग मैंडेट था. तो ये एक बिल्कुल गलत एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि पीडीपी शायद एक कम्युनल जमात है. इट्स एब्सोल्युटली सेक्युलर. एंड यहाँ के लोग भी रियलाइज कर रहे हैं कि बीजेपी के लोग जम्मू पंडित्स को इस्तेमाल करते हैं. जब इलेक्शन का ढोल बजता है तो वो यहाँ पे आके पोलराइज करते हैं. तो अब ये जम्मू के लोगों तक है कि वो देखें कि सच्चाई क्या है. शायद उनको पीडीपी पसंद ना आए, लेकिन बीजेपी भी उनके कोई फायदे का काम नहीं कर रही है. न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया. तो इल्तिजा मुफ्ती बेबाकी से अपनी बात की, और इनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं, जो दावे किए जाते हैं, वो हालात इस तरह ठीक नहीं है, अभी इतने ठीक नहीं है. दूसरा, उन्होंने कहा कि जो एपटेक का मसला है उसको जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए. उस कंट्रैक्ट को ख़त्म करके जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस या एग्जामिनेशन प्रोसेस है उसको डिले करके नए एग्जामिनेशन लेनी चाहिए. और दूसरे इश्यूज़ पर भी उन्होंने बेबाकी से बात की. कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू. इल्तिजा मुफ्ती के न्यूज़ 18 नेटवर्क को दिए गए इंटरव्यू पर सियासी जमातों ने अपना रद्दमल जाहिर किया. बीजेपी ने पीडीपी को डूबती हुई कश्ती करार देते हुए इल्तिजा मुफ्ती को निशाना बनाया. पार्टी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा कि मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर में एलजी इंतजामिया नौजवानों समेत जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह बहबूद के लिए बहुत से इक़दाम कर रही है. ताहम कांग्रेस जम्मू कश्मीर के सदर वक़ार रसूल ने इल्तिजा के इजहार ख्याल की हिमायत करते हुए कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के नौजवानों समेत तमाम तबकात की उम्मीदों पर पूरा उतरने में बुरी तरह नाकाम रही है. हवाला का पैसा
यहाँ पर आता था, आज उन लोगों पर शिकंजा क्यों ना कसा जाए जिन्होंने हमारी इकोनॉमी को कमज़ोर किया था। आदरणीय मोदी जी ने नोटबंदी के माध्यम से आज उनकी कमर तोड़ी है। यहाँ पर पत्थरबाजी जो पैसे के सहारे होती थी वो आज नहीं है। ये लोग इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, ये सत्ता से बाहर है, इसलिए इनको तकलीफ होना स्वाभाविक बात। प्रयास जारी है, काफ़ी हद तक जो डिपार्टमेंट्स उनको भरा भी जा रहा है, लेकिन इसको समय लगता है। ठीक है, एक दो इस प्रकार की बातें हुई जिसके कारण से अगर इसी तरह से वो आगे लिस्ट निकाल देते तो बहुत लोगों का नुकसान होता। मुझे लगता है कि पुरानी बातों से समझ करके जो नौजवान चाहते हैं उन पर भी विचार किया जाना चाहिए। जो इस प्रकार की जो कंपनियां आज यहाँ पर ये एग्ज़ाम लेने आ रही हैं उनके बारे में पूरी उनकी जांच कर लेनी चाहिए। 9 साल से रिक्रूटमेंट ही नहीं हुई। इन्होंने कहा था हम 50,000 नौकरियां देंगे, फिर सत्यपाल मलिक ने कहा हाँ जी हम 50,000 को देंगे। आज के गवर्नर साहब आप 26,000 गिन रहे हैं। 9 साल हो गए, कब दोगे आप? जो लड़के जब बीजेपी आई थी जो 30 साल का था उस वक्त, वो आज ओवरेज हो गया है। 9 साल हो गए तब से, 37 साल का ओवरेज हो जाता है। जो तब 35 साल का था जिसको 5 साल बचे थे या 3 साल बचे थे वो भी ओवरेज हो गया। पीएचडी करके, एमएससी करके, इंजीनियरिंग करके, एग्रीकल्चर करके, ग्रेजुएशन करके तबाह हो गई, हमारी नस्लें खराब हो गई। घर में आप किसी भी आदमी को पूछो, घर में 4-4 बेकार बैठे हैं, काम ही नहीं है, ना प्राइवेट सेक्टर है ना गवर्नमेंट नौकरी है। और आप ये भी देखो कि हर इलाके में, हर ब्लॉक में हर साल सैकड़ों में लोग रिटायर हो रहे हैं, नया कोई नहीं लग रहा है। और बीजेपी को इस चीज की कोई चिंता नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इल्जाम लगाया है कि पार्लियामेंट में पेश किए गए बजट में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ नहीं है। सूबाई सदर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस रतन लाल गुप्ता ने कहा कि बजट में जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई बेरोजगारी के मसले को हल करने का कोई मंसूबा नहीं है। इस वक्त सबसे ज्यादा बर्निंग इशू जो जम्मू कश्मीर के अंदर है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट जो इस कदर यहाँ पे बढ़ी है पूरे हिंदुस्तान से, इस वक्त सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर। आप अंदाज़ा लगाइए कि बच्चों की क्या हालत है। उसके लिए हम समझते थे कि कोई ख़ास रोड मैप बनेगा, कोई ऐसा स्कीमें यहाँ अडॉप्ट की जाएंगी ताकि उन बच्चों के लिए कोई काम वगैरह, बेरोज़गारी यहाँ ख़त्म होगी, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं यहाँ सोचा गया। दूसरी यहाँ पे फार्मर्स की परेशानी थी। आप देखिए इस वक्त पानी की कितनी किल्लत है, इरिगेशन वाटर की। मैं बॉर्डर बेल्ट का टूर कर रहा हूँ और वहाँ पे रणबीर कैनाल की हमारी पानी लगता है, इरिगेशन वाटर वहाँ से सप्लाई होता है। देखिए क्या हालत है, सूखी हुई है ना, वहाँ कोई पानी, लास्ट ईयर तक कोई पानी नहीं है, फसल तबाह बर्बाद हो रहा है। मतलब हम ये समझते हैं कि जो फार्मर्स हैं, जिम्मेदार हैं, उनके लिए कोई खास फोकस रखा जाएगा इस बजट में, ऐसा कुछ नहीं किया गया। आप कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए कुछ नहीं किया गया है। आप ये कह रहे हैं कि जो इरिगेशन का पानी है वो नहीं है, लेकिन अगर हम बजट देखेंगे उसमें चाहे टूरिज्म सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे जल शक्ति डिपार्टमेंट हो, उसके लिए तो इतने पैसे रखे गए हैं। तो क्या ये जो सेक्टर्स हैं, क्या उनसे आपको नहीं लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाएगी यहाँ? लगता नहीं। सुनिए, आप बात कर रहे हैं पैसे रखे हुए हैं, टूरिज्म के लिए इन्होंने 40 करोड़ रुपया रखा है। ये टूरिस्ट स्टेट है, आप मुझे बताइए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ये क्रिएट करेंगे टूरिज्म की 40 करोड़ की। मतलब ये कहने की बातें अलग है, मतलब वो विजन नहीं है जिस विजन से यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर कोई डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। 4 PM में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। मिशन डायरेक्टर JKRLM इंदु कंवलजिब का कहना है कि उम्मीद स्कीम ने 40,000 से ज्यादा देही खवातीन को लखपति बनाया है। वह श्रीनगर में न्यूज़ 18 JKLH से बात कर रही थी, जहां कल से सारस का इनकाद किया जा रहा है। उम्मीद स्कीम की मिशन डायरेक्टर ने कहा कि 6 लाख से ज्यादा खवातीन इस स्कीम से वाबस्ता हैं और इनके पास रवां साल का बड़ा हदफ है। उम्मीद जो स्कीम है इसने उड़ान दे दी है कई खवातीन को जो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो माशी तौर पे इंडिपेंडेंट होंगी। हमारे साथ इंदु जी हैं,
मिशन डायरेक्टर हैं जिन्होंने उम्मीद दिलाई है, उड़ान दिलाई है। इंदु जी, बताना चाहेंगे आपकी ये जो आज का प्रोग्राम है सारस जो है, ये कंसेप्ट क्या है, आप करना क्या चाहते हैं? सारस हमारा मंत्रालय जो है रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके अंडर NRLM एक स्कीम चलती है। सारस उसका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। इसमें हम लोग सेल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ रूरल आर्टिजन सोसाइटी, जो रूरल आर्टिजन्स हमारा सामान बनाती हैं, महिलाएं जो हमारी हैं, उनका सामान बेचने के लिए हमने एक इदारा ये बनाया है। बाकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में ये साल में 4-4, 3-3 बार होता था। हमारे यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो अब पहली मर्तबा इस साल ऐसा हो रहा है कि दोनों जगह हो गया। जम्मू में ख़त्म हो गया, कश्मीर में हमारा कल से शुरू है। जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो मामला है वो कितना बढ़ पाया? अगर आप फाइनेंशियल उसमें देखें तो करीबन 40,000 महिलाएं मेरी लखपति हैं। दे आर अर्निंग मोर देन 1 लाख रुपीज़ अ ईयर। सो उस हिसाब से 6.5 लाख में से कम भी 65% मेरी महिला जो है वो एंटरप्रेन्योर है। कुछ चीज़ें ऐसी जो पहले समझी जाती थी कि ये मर्दों का डोमेन है, जिसमें अब ख़वातीन आ रही हैं। बिल्कुल। हमारी एक लड़की जम्मू में ई रिक्शा चला रही है, यहाँ पर ट्रैक्टर एक ग्रुप चला रहा है। कारपेंट्री आप मर्दों का शौक़ हो सकता है, उनकी काम हो सकता है, हमारी महिला कर रही है। कैंटीन के लिए महिला बाहर जाके नहीं खाना देती थी, वो सर्विस हम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी कलाड़ी बन रही है और वो मार्केट जा रही है। हमारी होम स्टेज हमारी महिलाएं चला रही हैं। आप नाम लीजिए, क्या नहीं कर रही, सब कर रही हैं। मगर मैं फिर भी ये बात बोलती हूँ कि ये कोई रेस नहीं है। हाँ, हमने उस महिला को किसी के साथ लड़ाई करने के लिए नहीं जूझना है, हमने उसको कोएग्जिस्टेंस सिखानी है कि अगर आपके परिवार के लोग जो हैं वो कालीन बनाने में हैं सफिशिएंट, आप नहीं बनाना चाहती हो तो मजबूरी नहीं है, आप कालीन में काम करो, आप उम्मीद के साथ कोई और एंटरप्राइज शुरू कर सकती हो। ये फैसला लेने की ताकत मेरी स्कीम देती है। आगे क्या टारगेट्स हैं नए साल के लिए? नए साल के लिए 2-3 चीज़ें हैं लाइंड अप। पहला कि हम इनको एक बिजनेस कंपनी की शक्ल देना चाहते हैं। वो कैसे होगा? कोऑपरेटिव्स बना के। तो अगले साल, इस साल 2023 में हम कोऑपरेटिव्स बनाएंगे, जैसे आप लिज्जत पापड़ हो गया या आपका अमूल हो गया, बड़ी बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, हम वो काम करेंगे। दूसरा हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग आपस में ये ना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाने वाले हैं। बड़े प्लेटफॉर्म्स पे हम जा चुके हैं। LG साहब की सुपरविजन में हम लोग मीशो के साथ जुड़ चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग्स चल रही हैं, और भी 2-3 हैं लाइंड अप। सारस का, यहाँ का, कश्मीर का, जम्मू में हमने देखा। कश्मीर की अगर हाइलाइट्स आपसे जानना चाहेंगे, कितने लोग जुड़ रहे हैं बाहर से, यहाँ की हाइलाइट्स क्या रही? देखिए 18 स्टेट्स हो चुकी हैं, 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आ चुकी हैं। पूरा जम्मू कश्मीर हर डिस्ट्रिक्ट आ चुका है। फूड कोर्ट हमारी अट्रैक्शन है। 70 करीबन स्टॉल्स आप देख रहे हैं, लग रहे हैं, वो हमारी अट्रैक्शन है। क्रिएटिव जोन्स हमने बनाए हैं जिसमें एडल्ट्स और बच्चे दोनों खेल सकते हैं। इस समय जहां हम खड़े हैं वो तो आपका मीडिया का वो मतलब पूरा कल्चरल इवनिंग्स हैं। सो थिंग्स आर क्वाइट हैपनिंग एंड दे आर गोइंग टू हैपन मोर। कामयाबी जिसे आप गिनाना चाहेंगे, सबसे बड़ी कामयाबियाँ कई होंगी, सबसे बड़ी? जब हम 26 जनवरी में फोर्सेस के साथ शाना बशाना चले, मेरी महिलाएं सामान नहीं बेच रही थी, वहाँ चल रही थी। ये वो लड़कियां हैं जो लखपति हैं, अचीवर्स हैं। दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट। और हर घर तिरंगा में जो हमने पार्टिसिपेट किया, 4 लाख झंडे बनाए देश के लिए, वो हमारी अचीवमेंट है। शुक्रिया। चेयरमैन LHDC ने DC करगिल SP ग्रिलन जिला अफसरान के साथ आज जोजिला पास का दौरा किया। फेरोज अहमद खान ने विजयक और बीकन की दोनों टीमों को मुश्किल मौसम और बर्फबारी, तोदे गिरने की वजह से दरपेश मसाइल में सड़क को साफ करने के लिए अपना ताउन देने पर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि सड़क अभी जोड़ दी गई है और इसे बरकरार रखने की ज़रूरत है। मजीद सड़क को जो चौड़ा करने में कुछ वक्त लगेगा। इस मामले में इंतजामिया गांदरबल BRO, आर्मी और कंसर्न से मुलाकात करेंगे और आम ट्रैफिक पर भी जल्द फैसला होगा। GMS संग्रा गोमा लद्दाख में वेलकम डे मनाया गया। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन लद्दाख की हिदायत पर यह इक़दाम किया गया। मौसम सरमा की तातीलात के बाद तलबा का स्कूलों में शानदार इस्तकबाल किया गया। खुसूसी असम्बली का भी एहतमाम किया गया। एजुकेशन सर के ऑर्डर से आज हमने वेलकम डे मनाया गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गोमा सांरा में।
मैं बहसियत इंचार्ज आज हमारे स्टाफ के साथ बच्चों को वेलकम किया और देखा कि बच्चों में एक नया जोश उमंग आए हैं इसकी वजह से, और भी इनको स्कूल आने के लिए मोटिवेशनल एक प्रोग्राम ये बनता है। इसके लिए हम वर्दी डायरेक्टर साहब का भी थैंक्स करते हैं और हमारे एजुकेशन से के तमाम आला हुकाम के ऑफिसर्स को भी हम थैंक्स करते हैं कि उन्होंने भी हमारे लिए बहुत सपोर्ट करके इस तरह से एक्टिविटीज़ के लिए ऑर्डर निकाला, और वही फॉलो करते हुए आज हमने यहाँ ये प्रोग्राम मनाया। तो बहुत अच्छी तरीके से हम इसमें सफल हुआ कि बच्चों को मोटिवेशनल वेलकम करने में। गवर्नमेंट हाई स्कूल संग्रा सुनको लद्दाख ने पहले दिन तलबा का शानदार इस्तकबाल किया। बच्चे काफी खुश नजर आए। शरमाई तातीलात के बाद स्कूल दोबारा खुल गए हैं। असातिज़ा की तरफ से एक खुसूसी असम्बली का इनेकाद किया गया और तलबा का रिवायती तरीके से वेलकम किया गया। तालिब इल्मों के लिए सीखने पर मबनी बहुत सी सरगर्मियां अंजाम दी गईं। ओपनिंग सेरेमनी दिखा चश्मने बसें फ्रूसंगमा इंशाल्लाह दिखा ता लेप्सेन पेरेंट्स या प्यारा मेंबर्स हमा दिखा लेप्से तो अस्किना फलना अच्छी दिखा क्लास शुरू से चेंजू अस्की यम जगनी से प्रोग्राम अस्की यानी कि अच्छा डायरेक्टर सर्विस कैलेंडर चिंगा इशू चोसे चु 3 दिन पे यानी कि फ्रूसंगमा यानी कि जक्सुमी पे हाँ अस्किया कन्यास डे यानी कि सफाई अभियान इंजू नाज लगा तंग स्पोर्ट्स वगैरह yang ngaca yang फ्रूसंगमा दिया को बच्चन जक्सुम पूरा एंजॉयमेंट यानी कि स्कूल एडजस्ट चेसमिंगना पूरा फ्रूसंगमा चा इंगेज जक्चन। सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए दोपहर का खाना तैयार करने वाले बावर्चियों और स्कूलों में झाड़ू पानी देने वाले कंटिजेंट पेड वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर बानिहाल में एहतजाजी मुजाहरे किए। जम्मू कश्मीर टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी के नायब चेयरमैन आफ्ताब अहमद मलिक और CPW एंड कुक यूनियन के जिला सदर जावेद अहमद कुम्हार भी मौजूद रहे। तनख्वाह मिलान गोड़ वन दपान 5 दिमो 2 दिमो वह गई 3 वरी बंद कम कर बराबर पुत्र खुलो 1 मार्च स्कूल गए कोर असल पे पानी कम मगर तनख्वाह ना कह 2 वरी स्कूल मज कम कर 30 रॉपये तनख्वाह दोहस अगर मजूरस 500 30 रॉपये दोहस यही मोदी जी नार यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह अम नार अगर ना सोन मसला हल गो यमो सड़कन पे परिवार कन बेहमो सड़कन पे अगर सोन मसला हल गो कर रेगुलर बे अगर न सो तामत कर सा मिनिमम वेज एक्ट तामत लागू। प्रोटेस्ट से इनको कान अभी नहीं खुले। अब हमने एक मुद्दा उठाया है नो पे नो वर्क। जब तक नहीं हमारे लिए मिनिमम वेज एक्ट लाया जाए और रेगुलेशन पॉलिसी नहीं लाया जाए हमारे लिए तब तक हम स्कूलों में कोई काम नहीं करेंगे। इन लोगों ने अपनी जिंदगियां दी है एजुकेशन डिपार्टमेंट को और बदले में इनको आज क्या मिल रहा है कि 33 रुपए जो है इनको पर डे दिया जाता है। तब तक आप इनके लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाते हैं तब तक इनको मेहरबानी करके एक मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत जो है अंदर जो है लाया जाए ताकि जो कि एक मजदूर आज जो है दिन में जाता है 1000 रुपये उसका जो है दिन का होता है 600 रुपया होता है कम से कम उतना तब तक इनके लिए रखा जाए ताकि ये भी कहीं ना कहीं अपना जो है गुजर जो है पूरे इज्जत के तरीके से करते हैं क्योंकि इनका बहुत ही ज्यादा रोल हमारे स्कूल्स में है। चीफ मेडिकल अफसर डोडा डॉक्टर हमीद जरगर ने आज SDH गंदू भलीसा का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। CMO ने इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर और ECG यूनिट, डेंटल सेक्शन, एक्सरे, गायनेक और पोस्ट ऑपरेशन वार्ड समेत मुख्तलिफ सेक्शंस और वार्ड्स का दौरा किया। उन्होंने अद्वियात की दस्तियाबी की जानकारी ली। अस्पताल में तशखीसी और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। CMO ने यकीन दिलाया कि वो अस्पताल को जदीद बनाने के लिए अंत तक मेहनत करेंगे। CMO डोडा के साथ BMO गंदू और दीगर मुतल्लिक़ अफसरान भी थे। का स्टाफ में सभी स्पेशलिटीज़ उन्होंने कवर की हैं जो सैंक्शन स्टाफ है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पे नेक्स्ट मंथ में जितने भी लड़के मैं कहता हूँ जो भी पोस्ट ग्रेजुएट है हमारे पास जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं बट इवन उनको गवर्नमेंट की तरफ से एज सच एक कोई पोस्ट ग्रेजुएट जो होता है उसको गवर्नमेंट की तरफ से पूरी परमिशन होती है लीगली कि वो कोई भी अगर सर्जन है तो वो सर्जरी कर सकता है, अगर वो ऑर्थोपेडिशियन है तो हड्डी की सर्जरी करेगा, पीडियाट्रिशियन है तो बच्चों को देखेगा। उसको पूरी लीगली वो ऑथराइज है कि वो उस अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन का पूरा वहाँ जो भी उसके
सीखा जितना है या जो भी उसने पोस्ट ग्रेजुएशन की है उसके पूरे डोमेन में जो जो चीज़ें आती हैं वो कर सकता है। वैसा कोई इशू नहीं कि उसको किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन है। तो मैं चाहूँगा कि जो डॉक्टर्स विद पोस्ट ग्रेजुएशन है, ताकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की गरीब आवाम है, उनका हम किसी न किसी हद तक, कुछ हद तक उनकी जो कमियाँ हैं यहाँ पे, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम हैंडल कर सकें और उनको मिनिमाइज़ कर सकें। पीओजे के युवा समिति के अरकान ने जम्मू कश्मीर में मुकीम पीओजे के बेघर लोगों के लिए खुसूसी गवर्नेंस कैंप का इनेकाद किया। उन्होंने रिफ्यूजियों के लिए हुकूमत की जानिब से की जाने वाली काविशों को सराहा। उन्होंने कहा कि 70 सालों में किसी हुकूमत ने बेघर लोगों की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, लेकिन आज हुकूमत ने बेघर लोगों की कॉलोनियां बनाई हैं। सिर्फ रिफ्यूजी भाइयों को जो है वोट बैंक के जरिए जो है इस्तेमाल किया, और रिफ्यूजी भाइयों के लिए कभी भी कोई हमारी डिमांड जो है हम हमेशा लेके जाते रहे, लेकिन हमारी डिमांड जो है कभी भी पूरी नहीं हुई। आपने देखा कि जब भी 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो हमारे लोगों को जो है 5.5 लाख रुपए जो है वो उस वक्त दिए गए, और एक पैकेज हमारे लिए बनाया गया था कि 25 लाख का ये जो पैकेज है 25 लाख रुपए जो है हम रिफ्यूजी लोगों को जो है वो देंगे, जिसमें 5.5 लाख रुपए हम लोगों को उस वक्त मिले थे। लेकिन एलजी साहब ने जो एक और डिसीजन लिया कि हमारे लोगों की जो पेंडिंग डिमांड थी पिछले इतने सालों से, कि हमारे जितने भी रिफ्यूजी लोग हैं उनको यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, जब एलजी साहब ने ऐलान भी किया पिछले 4 तारीख को जब हमारा वहां पे कैंप हुआ, और उसमें उन्होंने कहा कि जहां जहां भी जो है रिफ्यूजी कॉलोनीज हैं उन सभी कॉलोनीज को जो है रेगुलाइज किया जाएगा। और एलजी साहब का हम ये भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि जितने भी लोग उस वक्त हमारे जो है वो शहीद हुए, जितने भी रिफ्यूजी लोग, चाहे वो 47 में हुए, 65 में, जब उस वक्त जो लोग वहां से यहाँ आए वो शहीद हुए, उनके नाम पर एक जो है स्मृति भवन के नाम से जो जाना जाएगा, वो जगह जो है एलजी साहब देख चुके हैं, और उसका इनॉग्रेशन जो है थोड़े दिनों तक वो करेंगे। 4 से 17 तारीख तक वो शुरू है, और इसी के रिलेटेड 15 तारीख को जो हमारे यहाँ पर है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है वहां पर लगेगा, उसमें भी आपके माध्यम से हम सारे जितने भी रिफ्यूजी भाई हमारे यहाँ पर हैं, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी जात पात पार्टी के, वो सारे लोग वहां पर आए, देखें, और वहां पर एक मौका मिलता है कि जो हमारे पास वहां पर जो भी कोई हमारी डिमांड या किसी तरीके का हमें कोई शक और शुबा है, वो हम वहां पर डीसी साहब वहां पर होंगे, उनके सामने रखेंगे, जो हमारी डिमांड को आगे तक लेके जाएंगे। जो हमारा जो रिफ्यूजी भाइयों का एक सेटलमेंट पैकेज जो उन्होंने बनाया था 25 लाख का, उसमें जो पेंडिंग है उसको भी अगर वो जल्दी से चाहे 2 इंस्टॉलमेंट में या 3 में भी करेंगे, तो जो हमारे लोग हैं वो आने वाले समय अपना जो फ्यूचर है या अपने बच्चों का जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।